तो दोस्तों नमस्कार। आपका मैं संघमित्रा स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद संघमित्रा में। दोस्तों आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल लेकर आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों चलिए ये भारतीय संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को 49 को बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। तो उसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो प्रियम्बल है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प जो आदर्श प्रस्तुत किए गए उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया था। संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यथोचित यह उद्देशिका में निम्न प्रकार है। जो हमारी प्रियम्बल है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से एक बार सिविल सर्विसेज के एग्जाम में पूछा गया था कि जो भारत की संविधान की प्रियम्बल है उसमें भारत शब्द कितने बार डिस्कशन किया गया है। तो यानी वन भारत एक ही है, दूसरा भारत, यानी 2 बार हमारी प्रियम्बल जो है हमारी भारतीय संविधान की उद्देशिका जो है उसमें 2 बार भारत शब्द का उल्लेख किया गया था। तो चलिए दोस्तों फटाफट हम प्रियम्बल को जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। हम भारत के लोग यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा व अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए उन सब के व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता के लिए बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। यानी 26 नवंबर 1949 को क्या हो गया था, संविधान सभा को एक्सेप्ट कर लिया गया था, यानी अंगीकृत कर दिया गया था, अधिनियमित कर दिया गया था, आत्मसमर्पित कर दिया गया था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, लागू कर दिया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, ये मेन जो बातें हैं प्रियम्बल की उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कशन कर लेते हैं कि भारत की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। यानी संविधान की कुंजी किसको कहा जाता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंग होते हुए भी कानूनी तौर पर इसका भाग नहीं माना जाता है। क्या भाग नहीं माना जाता है? यानी प्रियम्बल जो संविधान सभा की प्रियम्बल जो है ना, उसको हम इसका भाग नहीं मानते हैं। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु इसका स्रोत कौन है? भारत के लोग। यानी यहाँ प्रियम्बल में ही हमारा डिस्कशन कर दिया कि हम भारत के लोग, यानी सारी शक्तियाँ जो हैं वो भारत की हैं, भारत के लोगों की हैं। यानी जो पावर जो है लोगों के हाथ में है। अगर लोग जो हैं अपने नेता को चुनकर नई पार्लियामेंट में भेजेंगे तो क्या होगा? तो कोई भी किसी भी तरह की पार्टी नहीं बनेगी। तो यानी पूरी पावर जो है लोगों के हाथ में है, लोगों के पास है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। प्रस्तावना में लिखित शब्द जो है हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं, भारतीय लोगों की सर्वोच्च प्रभुता का उद्घोष करते हैं। यानी ये जो संविधान की वो प्रस्तावना जो है उसमें ये शब्द जो लिए गए हैं कि संविधान सभा को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं, आत्मसमर्पित करते हैं, है ना। तो कौन करते हैं? ये लोगों के द्वारा, लोगों के लिए बोली जा रही है ये बात। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। प्रस्तावना को न्याय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यानी हमारी जो प्रियम्बल जो है उसको न्यायालय में परिवर्तित नहीं, किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता उसमें। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, डबल वी लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें कह रहे हैं कि प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल यानी 1957 में एक केस आया गया था, उसमें ये घोषणा की गई थी कि हमारी जो प्रियम्बल है उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता
नहीं ले सकते। किसकी, यानी प्रस्तावना में जो शब्द हमें दिए गए हैं उसकी किसी भी तरह की कोई अवहेलना करता है तो वहाँ पर अदालत किसी भी तरह की कोई सहायता नहीं कर सकती। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। वेरुवाड़ी यूनियन वाद जो है 1960 में आया था। तो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया था कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इसमें कहा गया था, एक यहाँ पर ये सर्वोच्च न्यायालय के केस था, एक केशवानंद बनाम भारती, है ना। केशवानंद भारती का जो है केस बहुत ही ज़्यादा चला गया था। उसमें मेन जो मकसद जो था वो केरल का था, है ना। केरल राज्य का था, 1973 में हुआ था। तो उसमें भी ये कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। क्या कहा गया था कि जो प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है, इसीलिए विधायिका, यानी विधायिका किसको बोलते हैं, संसद को बोलते हैं, उसमें संशोधन कर सकती है। यानी सर्वोच्च न्यायालय ने एक केशवानंद जो भारती जो केस आया था 1973 में केरल का, तो उसमें कहा गया था कि प्रस्तावना संबंधित, है ना, प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है, इसीलिए विधायिका यानी संसद उसमें संशोधन कर सकती है। आगे देखते हैं दोस्तों। केशवानंद भारती बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, यहाँ से बहुत बार पेपरों में ये पूछा जाता है कि केशवानंद भारती जो है वो किस से रिलेटेड है और कब हुआ था, किस राज्य से रिलेटेड है। तो ये दोस्तों यहाँ से जो है ये यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया था, यह प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना जाने लगा है। आगे देखते हैं दोस्तों। संसद संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। स्पष्टता है कि संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचा का विस्तार व मजबूतीकरण होता हो। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। जो यहाँ से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है हमेशा कि 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में किया गया था ना। 42nd अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गया था, किया गया था 1976 में के द्वारा। इसमें कौन से शब्द जोड़े गए थे, एक समाजवादी यानी सोशलिस्ट हो गया, पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलरिज्म हो गया, और राष्ट्र की अखंडता। ठीक है दोस्तों, ये शब्द जोड़े गए थे, यानी 3 शब्द जोड़े गए थे, एक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े दिए गए थे। भारत के संविधान की प्रस्तावना 3 प्रकार के न्याय कौन से होते हैं, डैश करके पूछे जा सकते हैं कि इसमें से कौन से हैं। तो एक सामाजिक हो गया, सोशल, है ना, और फिर दूसरा हो गया इकोनॉमिक्स, आर्थिक, राजनीतिक यानी पॉलिटिक्स। यानी जो 3 ये क्या बता रहे हैं, ये 3 प्रकार के न्याय बता रहे हैं। ये संविधान की प्रस्तावना जो है उसमें 3 प्रकार के न्याय है, जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यानी किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति जो है वो सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक ये जो है वो न्याय किया ही जाएगा। उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भी बिना किसी भी आजीविका के नहीं रह सकता, ना ही किसी भी तरह की कोई बिना अपना चुनाव लड़े नहीं रह सकता। इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। तो ये है 5 प्रकार की स्वतंत्रता थी। स्वतंत्रता कितने प्रकार की, यानी फ्रीडम जो है वो 5 टाइप्स बताया गया है। जैसे विचार हो गया, थॉट्स हो गया, व्यक्ति एक्सप्रेशन हो गया, विश्वास बिलीव हो गया, धर्म रिलीजन हो गया, उपासना यानी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। 2 प्रकार की समानता हो गई, एक प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। यानी किसी भी तरह का किसी को भी व्यक्ति के साथ मतलब किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा और उसकी प्रतिष्ठा और अवसर को ध्यान में रखकर ही काम किया जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक, यानी कैसा है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो विश्व का सबसे बड़ा है, लिखित है यानी रिटन है कॉन्स्टिट्यूशन, और सबसे वाइड है, सबसे बहुत बहुत बड़ा है ये। ठीक है, यह अंशतः कठोर और लचीला भी है। यानी कठोर और लचीला का मतलब क्या है, समय आने पर उसमें किसी भी तरह का कोई भी बदलाव लाया जा सकता है। ये नहीं कि जैसा संविधान जैसे प्रियम्बल में जो लिख दिया गया है वो किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। ज़रूरत आने पर उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब ये संविधान लिखित जो संविधान की अवधारणा कहाँ से ली गई थी, ये फ्रांस से ली गई थी। आगे देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ।
आपको बता रही हूँ दोस्तों। अगर आपको ये सारा समझ में आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। आगे देखते हैं दोस्तों, भारतीय राजनीति व्यवस्था में संविधान ही सर्वोच्च है। संविधान क्यों सर्वोच्च है कि दोस्तों किसी भी देश में, किसी भी राज्य में कोई ना कोई तो ऐसा प्रावधान होता है जो वहाँ की जो मेन चीज़ होती हो, उसको हमारे इंडिया का जो है कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर ही कोई भी काम किया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ही रहकर किया जा सकता है। कोई भी कानून बनेगा, लॉ बनेगा, कोई भी, है ना, और किसी भी तरह का कोई भी कैसा भी हो, सारे ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ही, कॉन्स्टिट्यूशन को ही सामने रखकर मद्देनजर उसको ही सर्वोच्च माना जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो किसी भी तरह का कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों आगे देखते हैं कि भारत का संविधान अपना प्राधिकार, ठीक है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करती है। भारतीय सरकार अधिनियम यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट जो हुआ था 1935 में, यह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है। यानी सबसे ज़्यादा भारतीय संविधान किसका असर ज़्यादा पड़ा है, तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट बनाया गया था 1935 को। ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं इसको। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसमें से जैसे पूछ लिया जाएगा आपसे कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया जाता है, तो यानी भारत सरकार अधिनियम 1935, ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है इसे। तो ये संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने पर गहरा प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया था। यानी भारत का संविधान जो बनाया गया था तो वहाँ पर ये संघीय शब्द जो है ना, फेडरल जो गवर्नमेंट है, वहाँ किसी भी तरह का यहाँ पर शब्द नहीं दिया गया था। संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। मतलब कि कहा जाता है इंडिया इज ए यूनियन, जो कि मेरे को लाइन नहीं याद आ रही है कि मतलब राज्यों का संघ है, यानी भारत दैट इज ए यूनियन ऑफ इंडिया, है ना, इस तरह से कुछ लिखा है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हमेशा ही क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा सा जरूर रिवाइज करें, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, यानी सिर्फ ये किसी एक राज्य से नहीं लिए गए हैं, यहाँ पर कई राज्यों का यहाँ पर कुछ न कुछ चीज़ ली गई हैं, जिससे हमारा संविधान जो है काफ़ी ब्रॉड हो गया है, काफ़ी वाइड हो गया है, बड़ा हो गया है। तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया, यानी यूएसए से क्या लिया गया था, यानी देखो प्रस्तावना, यानी जो प्रियम्बल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ये प्रियम्बल मौलिक अधिकार हो गए, न्यायिक पुनरावलोकन हो गया, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय पद, ये इतनी सारी चीजें संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई हैं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं ब्रिटेन से क्या लिया गया था। देखिए संसदीय शासन प्रणाली, हमारी इंडिया में कैसी प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली है, ठीक है, और अमेरिका में कैसी है, अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली है। यहाँ पर सारी जो गवर्नमेंट है मिलकर काम बनाती हैं, और यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक जो राष्ट्रपति के ही द्वारा सारे काम किए जाते हैं, इसीलिए अध्यक्षात्मक प्रणाली है यहाँ पर। और हमारी इंडिया में कैसी है, संसदीय शासन प्रणाली, जैसे ब्रिटेन में। तो संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है दोस्तों। एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, द्विसदनात्मक, ये सब कहाँ से लिए गए, ये ब्रिटेन से लिए गए हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आयरलैंड से क्या लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये सारी चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है दोस्तों। तो आयरलैंड से क्या लिया गया है, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो कहाँ से लिए गए हैं, वो आयरलैंड से लिए गए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में व्यक्तियों का मनोनयन का भी वहीं से लिया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, यानी प्रस्तावना की जो भाषा है ना, वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है।
और समवर्ती सूची का प्रावधान जो है ना, समवर्ती सूची का मतलब होता है राज्य और केंद्र सरकार की जो मिलकर जो काम बनाते हैं वो समवर्ती सूची कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। केंद्र और राज्य के बीच संबंध का जो है और शक्तियों का विभाजन जो है वो कहाँ से लिया गया? वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से लिया। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जो संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? संयुक्त बैठक जो है राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। और अध्यक्षता कौन करता है? वो लोकसभा के जो स्पीकर होता है उसके द्वारा की जाती है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ये कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जर्मनी से क्या लिया गया है? तो आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, यानी किसी भी जैसे देश में आपातकाल लग जाता है तो मौलिक अधिकार संबंधी जो शक्तियां हैं वो कहाँ से ली गई हैं? वो जर्मनी से ली गई हैं। और कनाडा से क्या लिया गया है? कनाडा से संघात्मक विशेषताएं, अविशिष्ट यानी रेजिडुअरी पावर जो है केंद्र के पास है, राज्यपाल की नियुक्ति, बेसिक प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्तियां विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय की परामर्शी न्याय निर्णय, ये कहाँ से लिया है? ये कनाडा से। एजिटेड लाइन दे दी जाती है एग्जाम में कि ये जो है ये शक्तियां कहाँ से ली गई हैं, किस राज्य से ली गई हैं, सॉरी किस देश से ली गई हैं, कहाँ से ली गई हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है? देखते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान जो है वो कहाँ से लिया गया है? वो दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है ना, तो वहाँ वो प्रक्रिया कहाँ से ली गई? वो भी दक्षिणी अफ्रीका से ली गई है। अच्छा, रूस से, रसिया से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान जो है वो रूस से लिया गया है। और आगे देखते हैं, और जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रांस से क्या लिया है? गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना की स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, आदर्श, ये शब्द जो है ये कहाँ से लिए गए? ये फ्रांस से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, और थोड़ा सा और हम देखते हैं। उसके बाद हम अगले पार्ट में कल वीडियो बनाऊंगी, उसमें अगला पार्ट लेकर आऊंगी दोस्तों। उसमें अनुसूचियों के बारे में डिस्कशन करूंगी। यहाँ पर थोड़ा सा जो नोट्स है यहाँ पर थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। यहाँ पर कह रहे हैं भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से, यानी आर्टिकल में से 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 जो अधिनियम बनाया गया था 1935 उससे लिए गए हैं, है ना, उससे ही लिए गए हैं कि अधिनियम से या तो सभ्यता ले लिए गए हैं या फिर उनमें बहुत थोड़ा परिवर्तन के साथ लिए गए हैं। यानी दोस्तों मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या है। यानी जो हमारे भारतीय संविधान जो बन रहा था तो विदेशी स्रोत जो हमने फ्रांस, जापान और रूस, दक्षिण अफ्रीका वगैरह, ये हमने जो डिस्कशन नाम लिए हैं वहाँ से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं हमारी संविधान बनाने में, तो कितना भी चीज़ ले ली गई हो फिर भी सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, सबसे ज़्यादा जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया जाता है भारतीय शासन अधिनियम 1935 का ही असर पड़ा है उस पर सबसे ज़्यादा। तो उसमें जब मूल जो मेन जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम कितने अनुच्छेद थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमेशा ही पूछा जाता है कि मेन जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम कितने आर्टिकल्स थे। अब जो प्रेजेंट में है 401 के आसपास हैं, लेकिन जो है जो पहले जो है 395 अनुच्छेद थे, है ना, और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है दोस्तों, पार्ट 12 थे, इस तरह से कुछ है। तो लगभग जो है 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के ही अधिनियम से शब्द से ले लिए, मतलब एजिटेड ले लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया गया है। तो दोस्तों ये आपकी आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर लाइक करके शेयर करें और सब्सक्राइब करें, स्पीड बढ़ाकर देख लें, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, और अगली वीडियो जल्दी ही हम कल लेकर आएंगे, और उस तब तक के लिए थैंक यू सो मच।